हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, प्रस्तावना से। एक बार जो दो चार लोग नहीं आए हैं वो आज से ही देख लें, ठीक है। प्रस्तावना एक्चुअल में होता क्या है, फिर से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग स्टार्ट, देखो वीडियो बन रहा है तो पहला वीडियो है तो उसको समझाना पड़ेगा, भैया हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसमें आपको क्या समझना है कि जो भारतीय संविधान है तो कोई भी बुक होता है तो एक संविधान की एक किताब होती है, उस किताब में कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे 22 भाग हैं। अध्याय कितने हैं, 22 थे। अनुच्छेद कितने हैं, कितने आर्टिकल में बटा हुआ है, 395। अनुसूचियाँ होती हैं और उनकी संख्या 12 है, वो पीछे हैं। और जस्ट प्रस्तावना के बाद हम लोग अनुसूचियों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना, जो कोई भी किताब खुलता है तो पहले कोई इंडेक्स आता है, इसके पहले इंडेक्स आता है। अब अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें क्या आता है, प्रस्तावना आता है, ठीक है। तो प्रस्तावना से हम लोग समझते हैं, प्रस्तावना से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं और फिर इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसमें जो निहित शब्द हैं, क्योंकि उन्हीं शब्दों से ही प्रश्न बन रहे हैं, बार बार आप देख रहे हैं ऊपर से यहाँ तक जो भी शब्द हैं उसी से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखे तो नहीं है लेकिन आप लोग लिख चुके हैं और यहाँ से हम लोग केवल आप शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं, हम भारत के लोग। कल ही चर्चा हुआ कि हम भारत के जो लोग हैं इसका बहुत गहरा अर्थ है। गहरा अर्थ क्या है कि हम भारत के जो लोग हैं इसका अर्थ ये होता है कि संविधान को ताकत हम ही लोग देते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई प्रश्न ये बनता है कि भारत शासन में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है, तो आपका उत्तर राष्ट्रपति नहीं आएगा, न प्रधानमंत्री आएगा, न सर्वोच्च न्यायालय आएगा। आपका उत्तर आएगा कि भारत का संविधान। सबसे सर्वोच्च कौन है, भारत का संविधान। और संविधान को शक्ति कौन देता है, तो भारत की जनता। यानी सारा का सारा श्रेय किस पे डाल दिया गया है, भारत की जनता पर ही डाल दिया गया कि भारत के जनता सब कुछ समझो, हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो निहित शब्द हैं प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। एक एक देखो शब्द का अर्थ सुनते रहिए। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ का होता है कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिस पर किसी दूसरे देश का कानून लागू न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब इसके पहले का मतलब हुआ कि इसके पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, तो हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं थे। इसके बाद एक शब्द आता है समाजवादी। अब देखो दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक पूंजीवादी होता है और एक समाजवादी। तो हमने पूंजीवादी कंसेप्ट को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि अगर पूंजीवादी कंसेप्ट को हम लोग अपना लेते तो भारत सरकार को उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और जब हस्तक्षेप किसी चीज़ पर नहीं होता तो कुछ ही क्षण दिन या कुछ ही दिनों बाद आप देखते, महीना 4 महीना 6 महीना बाद देखते हैं कि पूरी की पूरी जो संपत्ति है भारत की वो कुछ लोग के हाथ में चले जाए, बाकी जनता का हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने समाजवादी कंसेप्ट अपनाया, पूंजीवादी कंसेप्ट नहीं अपनाया। और समाजवादी का अर्थ क्या होता है, यानी राष्ट्र क्या करेगा, समाज के लिए जो भी कार्य करेगा, समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। समाज का कल्याण का अर्थ होता है ये कि जो भी व्यक्ति है नागरिक, ठीक है, अगर वो कमज़ोर वर्ग में है, यानी आप कहें तो वो कमज़ोर है, तो सरकार उसको विशेष रियायतें देती है। जितनी भी योजनाएं निकलती हैं समाजवाद के ही नाम से निकलती हैं और उसमें क्या होता है कि आपको रियायतें देते हैं, इसलिए नहीं देता कि आप ऊपर उड़ जाएं, कम से कम उनके बराबर आ जाएं। समाजवादी हो गया। पंथ निरपेक्षता चर्चा हुआ। पंथ निरपेक्षता का होता है, देखिए पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। हमारा जो धर्म है हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, बाध्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है जिस तरह आप बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ का धर्म का इस्लाम है, पाकिस्तान का धर्म का है इस्लाम है, हमारे यहाँ का है। हम लोग हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं और फिर भी हमारे यहाँ क्या है, पंथ निरपेक्षता को अपनाया। उससे यानी आप किसी धर्म से ऊपर उठ गए हैं। पंथ निरपेक्षता को अपनाने का तात्पर्य है कि आप सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, स्पेशल कोई हमारे यहाँ धर्म नहीं है। इसी को सर्कुलर बोलते हैं कि पंथ निरपेक्षता। यहाँ कोई राष्ट्र, जैसे आजकल देखा था
एक के बाबा हैं, चर्चा भी होते रहे, धीरेन्द्र शास्त्री। कम से कम उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्र है, और वो कहते हैं संविधान बड़ा है, लेकिन और लोग के बेवकूफ़ बना देते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है, सनातनी बनाना है। अरे कम से कम संविधान, बड़े बड़े जो नेता लीडर, अमित शाह, मोदी जी और जितने भी समाजवादी पार्टी के सब प्रकार के नेता बता दे रहे हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस को, सब जितने भी चलते हैं संविधान के अंदर ही चलना पड़ेगा। अभी हम चर्चा आगे चलेंगे, करेंगे क्यों करना होता है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ समझ गए कि हम किसी भी धर्म को मानेंगे, सभी धर्म को मानते हैं, कोई स्पेशल हमारा धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता समझ में आ गया। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक अर्थ क्या होता है भैया, यहाँ पे हर वर्ष चुनाव होगा, और सौभाग्य मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है कि इस समय 205 देश हो गए, 205 देशों में सबसे बड़ा लोकतंत्र का सौभाग्य मिला है भारत को। लोकतंत्र का अर्थात ये होता है कि यहाँ हर वर्ष चुनाव होंगे, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जो भी राजा बैठेगा गद्दी पे वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन इसी के जस्ट हमारे पड़ोसी एक देश है चीन, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ मात्र एक ही पार्टी है, समझ रहे हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ समझ में आ गया। गणराज्य, अब गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे जो भी बड़े बड़े पोस्ट होंगे, समझ रहे हैं, वहाँ पे जो भी बैठेगा वंशानुगत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे जस्ट इसके अपवाद की हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में ऐसा ही है, अगर वहाँ का कोई राजा है तो उसका बेटा अब राजा बनेगा, फिर उसके बेटे का, यानी वंशानुगत है। लेकिन अपने भारत में ऐसा गणराज्य है, हर 5 वर्ष बाद जो है चुनाव होते हैं, है कि नहीं। आप कोई भी हो, आपने देखा होगा भाई, आज के दौर में, कल भी बताएं कि चुनाव नहीं होता, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष से हो, लेकिन हर बार चेंज होता है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखें उनका बेटा ऐसा तो नहीं है जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो बहुत ही जो है कहाँ हैं, प्रभावशाली शब्द हैं। अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, भारत, अरे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों कहते होंगे, तो भाई इसमें जो शब्द है कितना गड़ू गड़ू है, और उस शब्द को ही हटा दो तो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं भारत के संविधान में। अगर एक भी शब्द उसमें से हटा दो तो समझो, अगर मान लो लोकतंत्र ही हटा देते हैं तो मोदी जी ऐसा कह दे, आज कोई नियम लगा दे कि अब से जो है चुनाव नहीं होंगे, अब जे गद्दी पे बैठल वह बैठल रहे, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या बात किए कि 3 प्रकार का हमें न्याय की भी बात होगा। एक सामाजिक न्याय, इसी प्रस्तावना में क्या है, 3 प्रकार का न्याय का भी बात हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज में जो भी कार्य होगा कमज़ोर वर्गों के लिए, वो सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय, इस पर अभी चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग। राजनीतिक न्याय सबको मिला है, चाहे वो गरीब हो उसका भी वोट की कीमत बराबर, अमीर हो तो वोट की कीमत बराबर, पढ़ा लिखा विद्वान है तो भी उसका एक ही वोट है, अनपढ़ अंगूठा छाप है तो भी उसका वोट की कीमत एक है। तो हमने देखा कि न्याय का भी बात किया हमारा संविधान। हमने इतिहास में भी देखे हैं कई ठे कि जिस राजा के पास अगर न्याय नहीं है तो वो राजा ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो न्याय का भी बात हो गया। और स्वतंत्रता की भी बात होती है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता इसी में निहित है, प्रस्तावना में ही। विचार, आप किसी से कोई विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। हम जैसे पढ़ा रहे हैं, कोई नाच के व्यक्त कर रहा है तो कोई गा के कर रहा है तो कोई रो के कर रहा है। रो के क्योंकि जाना था क्यों ऐसा बा कि रोए में महारत हासिल कर ले हो बायन कलाकार। गूगल पे सर्च करबा तब ने समझ में आई कि सबसे लंबा रोने वाला कौन है। हर एक चीज़ लंबा चौड़ा करने वाले लोग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया उसका, है कि नहीं। तो अभिव्यक्ति वाला तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर लोग अपने माध्यम से, क्यों कपड़ा के माध्यम से, क्यों हेयर कटिंग के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ ले रहा है। धर्म, आप किसी धर्म को माने न माने आप बाध्य नहीं है। उपासना की विधि, कभी कहीं नहीं लिखा गया है कि आप हिंदू धर्म में या मुसलमान, सिख, जो भी धर्म है,
अब कभी ये नहीं कहा गया है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर बत्ती धराना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कल का ही का ताज़ा केस है कि बिहार में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी और एक कंडक्टर ड्राइवर था, अब शुक्रवार का दिन रहा होगा, उसको 2 मिनट नमाज़ पढ़ने के लिए रोका गया, बस अपना रोक दिया कि भैया 2 मिनट नमाज़ पढ़ लें। अब नीतीश कुमार को भी विरोध लगा, कैसे कैसे बस रोक देगा, जब सरकारी नौकरी कर रहे हो तो अपना धर्म मानोगे। एक खलासी रहन यादव जी, उन्हों के हटा दिलन, तो बेचारा नमाज पढ़ के गईबा करा, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। अब बताओ धर्म उपासना की क्या किया जाए। अब इस माहौल में आप क्या कर सकते हैं, तो उपासना आप किसी तरीके से कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं है। स्वतंत्रता हो गया, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब समानता की भी बात करता है हमारा प्रस्तावना, कि प्रतिष्ठा का मतलब सबका जो है क्या, प्रतिष्ठा का तात्पर्य हो गया, अगर इंग्लिश शब्द कहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस। सब स्टेटस लगाते हैं। तो आज देखा था फेसबुक में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो खाना काटा तो आजकल देखा थी मुर्गा जे काटो तो वो फेसबुक पे लगा देता स्टेटस, गाना ऐसा लगा देता, पी के मुर्गा खा के दारू बोले जाई हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा लगा दे रहे हैं। तो अवसर सबको समान मिलता है। और उसमें हमने कौन कौन से शब्द देखे थे, एकता और अखंडता को बनाए रखना ही हमारा प्रस्तावना का मेन काम है, ठीक है। और कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये था हमारे पास प्रस्तावना से संबंधित बातें। अब देखो, प्रस्तावना से संबंधित जो फैक्ट थे अभी चर्चा हुआ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता है कि उससे संबंधित जो प्रश्न है उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इन पे चर्चा करते हैं, प्रश्नों पे। देखिए, पहला प्रश्न हमने बताया कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो चर्चा ऑलरेडी हो गया कि भैया संविधान को शक्ति कौन देता है, भारत की जनता। यदि मान लो प्रश्न में ऐसा आ गया कि सबसे सर्वोच्च पद कौन है, समझिए, ऑप्शन 4 दे दें। एक तो पहले दे देगा कि राष्ट्रपति, दूसरा दे देगा पावरफुल प्रधानमंत्री, तीसरा दे देगा का संविधान, और चौथा दे देगा भारत की जनता। तो आपका उत्तर किस पे जाएगा, भारत की जनता पे। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसको मिली है, भारत की जनता को। अरे हम शक्ति देंगे तब न संविधान काम करेगा। अब प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, जब उन्हें कौन शक्ति देता है, संविधान देता है कि भैया तुम्हारे पास इतनी पावर है, आप ऐसा कर सकते हो। तो पावर किसके पास है सबसे ज़्यादा, भारत की जनता के पास। तो संविधान को शक्ति कौन देता है, भारत की जनता। तो भारत की जनता को हल्के में मत लो ना। अब सिंगल व्यक्ति नहीं कहेगा, भारत की जनता, यानी टोटली भारत की जनता को बताया गया है। अब एक व्यक्ति कह दे कि नहीं हम आज से जौन बा संविधान के शक्ति न दे, संविधान के बाद न मानो, तो करे साथे का हुई जानत होबे। एकता और अखंडता तोड़ा का बात कर रहा था, 302 तो नहीं बनेंगे, लेकिन राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। अभी आगे चल के हम बताएंगे, अगर आपको भारत में रहना है तो संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। यदि संविधान का सम्मान नहीं करत है, संविधान का अनादर करत हुआ, तो तू का है, देशद्रोही है। कितना बड़ा मुकदमा लगता है देशद्रोही का, खाली का संविधान का अनादर कर दे, कहीं संविधान के पैर से लगा दे, देखा महाकाल मच जाएगा। संविधान वाले जो भीम आर्मी वाले चीफ आ जाएंगे, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, मेरा ना। तो संविधान की शक्ति कौन देता है, भारत की जनता देती है। सेकेंड बात हम बात करते हैं, भारत की नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। तो अभी चर्चा हुआ कि भारत का प्रकृति इतना खूबसूरत है, और प्रकृति का मतलब यह हो गया कि इसमें जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब क्या है, भारत का नेचर है, प्रस्तावना का प्रकृति है। और भारत का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमने 3 तरह का बात किया, कि न्याय का भी बात किया। 3 तरह का न्याय था हमारे पास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता की भी बात करता है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता था, 2 प्रकार का समता था, समानता था,
और बंधुत्वता, ये इसके उद्देश्य हैं, उसी उद्देश्य से तो बनाया गया प्रस्तावना। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि इसकी अंगीकृत करने की तिथि का थी, तो हमने पहले चर्चा करा है, अंगीकृत करने की तिथि का है 26 नवंबर 1949। इसी दिन जो है ना पूरा का पूरा संविधान बनके तैयार, इसी दिन एडप्ट कर लिया गया। और वही दिन जौन बा 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। बाकी लागू नहीं किया गया, बाकी लागू किया गया कब? जब गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से वो लागू कर दिया गया। तो जो प्रस्तावना था, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए, जो प्रस्तावना था उसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो अवधारणा का तात्पर्य देखो, अमेरिका 1700 लगभग 49 में 90 के आसपास से ही, 1700 में 1800 के आसपास से ही अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया था। और जब वो संविधान बना तो उसके संविधान में भी कहा था, उसके संविधान में कहा था, प्रस्तावना का उल्लेख था। तो भारत को भी लगा कि जब हमारे यहाँ भी संविधान बनेगा तो हम भी क्या रखेंगे? प्रस्तावना रखेंगे। लेकिन वहाँ से केवल प्रेरित होकर प्रस्तावना रखें, लेकिन हुब टू हुब भाषा कहाँ से मिलती है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती है। तो दो बातें थोड़ा सा गौर करिएगा, अवधारणा और भाषा को लेकर। अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना था, ठीक है, जब प्रस्तावना कहाँ से आया अपने संविधान में, तो आपने सुना होगा जब हमारे पास कैबिनेट मिशन था। सुनिए, अब यहाँ से बात को आगे अच्छे से समझते हैं। जब कैबिनेट मिशन बन रहा था, ठीक है, संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान सभा बन रहा था, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो उसके जो है अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 9 दिसंबर हो गया, तो 2 दिन बाद क्या होगा? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि अब अस्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा को अध्यक्ष बना दिया गया। तो सोचो, सर्वे सर्वा तो उन्हें होना चाहिए। कोई भी एक्ट बन रहा है, कोई भी होगा, चर्चा होगा, तो एक बार अध्यक्ष से तो पूछा जाएगा, और उन्हें बना दिया गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का किए, जब अध्यक्ष हो गए तो कार्रवाई आगे चलेगा। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का किए 13 दिसंबर 2 दिन बाद चला रहे हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिए। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो शब्द थे, उसी के आधार पर, बात को समझिए, प्रस्तावना कहाँ से लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किए, यानी सामने रखें, और उसको जो है समझिए, उसी के आधार पर उसमें जो शब्द थे उद्देश्य प्रस्ताव में, उसी शब्द को प्रेरित होकर प्रस्तावना में वो शब्द डाले गए। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया, कब मान लिया गया? किसी को याद है ये कब मान लिया गया? तो वो मान गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया, यानी पारित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही कभी काल प्रश्न ये बने, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी से प्रेरित होकर प्रस्तावना लिखा गया है। ये बात हमने उद्देश्य प्रस्ताव शॉर्टकट में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख दी है। ये था, ठीक है, तरीका समझने का, कि उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित होकर प्रस्तावना जो है बना हुआ है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि कुछ भाई प्रस्तावना है, संविधान है, आज भी देखा था पक्ष और विपक्ष हो, तो उस समय भी पक्ष और विपक्ष था। कुछ लोग जो है संविधान के प्रस्तावना का आलोचना कर ले हैं, जब ये भाग है ही नहीं, संशोधन होगा ही नहीं तो बेकार होगा, ऐसा कुछ लोग माने। और कुछ विद्वान थे उस समय, जो संविधान सभा था, एक व्यक्ति संविधान नहीं लिखे, एक संविधान सभा बना था, उसमें सब लोग अपना टिप्पणी किए। तो उसी संविधान सभा में कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संविधान जो अनबा प्रस्तावना जो है किस तरह उसका आलोचना किए या प्रशंसा किए। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे के.एम. मुंशी, याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। समझता है? और सच में आज भी देखा, जन्म कुंडली आदमी कैसे देखा था? जन्म कुंडली से आदमी का फ्यूचर पता चल जाता है,
देखो किसी का जन्म कुंडली बुला लो तो उसका फ्यूचर पता चल जाता है, कि भविष्यवाणी देख लेते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो सब यही खाली प्रस्तावना में जो शब्द निहित है, शब्द के आधार पे कहे हैं ना, शब्द जो निहित हैं उसके आधार पर ये कहा गया कि ये जो है संविधान का प्रस्तावना, संविधान का जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का अर्थ है कि जब आपका प्रस्तावना ही जे पढ़ ले लेस ओके ही लगे, जन्म कुंडली पढ़ लेस तो फ्यूचर देखा लगी, जो प्रस्तावना पढ़ ले लेस तो में जो शब्द देख के ही लगी कि बहुत बढ़िया जौन बा संविधान हो, है कि नहीं। लेकिन अब का हो, थोड़ा सा एहू में बात कर ले, जन्म कुंडली मिले या न मिले, कहाँ मिले के चाहिए। अरे तुम लोग फिल्म उलिम नहीं देखते हो, अरे कई फिल्म में डायलॉग है, प्रस्तावना में जन्म कुंडली मिला या न मिला, कम से कम दिल मिलना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बात पे चर्चा करो, हैं। कुंडली मिले या न मिले, कम कैसे कौन सा फिल्म था याद नहीं है, चलो हटाते हैं इसको। और दूसरे व्यक्ति हैं, इंग्लैंड के ही थे, ठीक है, अंग्रेज राजनीतिक एक तरह से विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा कि ये के नोट है। के नोट का मतलब समझाता है कि जौन बाटा कौनो चीज़ का खुलल दरवाजा है, की नोट चाबी है, कुंजी है कि नहीं। ये संविधान की कहा है, कुंजी है, और वाकई धाकड़ कुंजी है। इसमें जो शब्द ऐसा लगा कि कोई ऐसा शब्द छूटा है, सब है, तो पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ये किसने कहा, तो के नोट्स किसने कहा, अर्नेस्ट बार्गर थे, ये अब इंग्लैंड के थे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर संविधान से प्रस्तावना को हटा दें तो ऐसा लगेगा कि जो हमारा ये संविधान है वो मर गया। अगर शरीर से आत्मा हट गया तो शरीर का हो गया, मृत हो गया। अब इसमें जितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, अगर मान लें लोकतंत्र को ही हम लोग हटा दें तो प्रस्तावना संविधान का कोई मतलब रहेगा। एक ही पार्टी अपनी सरकार बनाए, लोकतंत्र ही खत्म कर दे तो कोई संविधान का मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का है, आत्मा है। दो व्यक्ति कहें, ठाकुर दास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू में था। तो इसका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि अगर हम यहीं से बात कर लेते हैं कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास भार्गव बताए हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन जो जिसको हम लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने किसको बताया है, तो उन्होंने किसको बताया है, जो मौलिक अधिकार का संरक्षण देता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को उन्होंने ये बताया कि ये संविधान की आत्मा है। और सपोज करिए कि आप लोग के बीच में तर्क एक ही देना होगा। अगर कोई कहे कि आप किसको मानेंगे, अनुच्छेद 32 को मानोगे कि आप प्रस्तावना को मानेंगे, दो हो गए ना भाई। बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि नहीं, प्रस्तावना ही जो है संविधान की आत्मा है। तो अगर आपको एक स्टैंड लेना हो तो किसके लेंगे, प्रस्तावना को लेंगे। देखिए एक स्टैंड लेना अति आवश्यक है, लेकिन उत्तर से ज़्यादा जो है स्टैंड से लेने जाए उसका तर्क भी देना पड़ेगा। प्रस्तावना के लेते हैं तो आप बहुत अच्छा तर्क देंगे कि इसमें जो मूलभूत शब्द हैं वो बहुत ही कंफर्ट हैं, या उसको हम कह सकते हैं जो उसमें मूलभूत तत्व हैं, तत्व कहें या शब्द कहें, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक भी शब्द इससे हटा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा संविधान का हो गया, निरर्थक हो गया, खराब हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये तो तर्क हो गया, लेकिन हम कहें नहीं, हम तो भाई आज के दौर में देख रहे हैं, आज के दौर में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा श्रेय किसको जा रहा है, संविधान सभा के सदस्य का किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कर लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किए, भार्गव दास का कर लें, बाकी लोग मुंशी का कर लें, इसका चर्चा कम है।
ये सभी तो सदस्य थे, लेकिन आज सर्वे सर्वा किसको लिया जा रहा है? अरे ज़्यादा पढ़ लिख ले तेकर थोड़ो ही मतलब होगल कि तोहरा श्रेय हो गया, बाकी सब सदस्य खाली वहाँ खाना खाए बैठल है, वो भी तो कुछ काम कर रहे होंगे। तो अब उनके आधार पर हम कह दें कि अनुच्छेद 32 का है, अनुच्छेद 32 संविधान का संविधान का आत्मा है। अब उनके आधार पर तर्क दे, वाकई अगर हम बात करें कि कोई भी नागरिक हो या व्यक्ति हो, अगर उसके जो मौलिक अधिकार हैं, कम से कम जो उसके मौलिक अधिकार हैं, और उसकी अगर कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है तो बेकार है संविधान। बड़े बड़े शब्द लिख के क्या करोगे, जो कोई मूल अधिकार का गारंटी न प्रदान करे, तो उस आधार पे हम कहेंगे कि अनुच्छेद 32 ही ओरिजिनल में क्या होना चाहिए? संविधान की आत्मा होना चाहिए। तो संविधान का आत्मा समझ में आ गया। दो व्यक्ति कहें प्रस्तावना को, ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि देखो, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। चर्चा होनी चाहिए कि वाकई 22 भाग है, तो प्रस्तावना को इतना महत्व हम लोग देते ही, तो कई भाग है कि नहीं? तो इसका निर्णय तो हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का पूरा का व्याख्या करे का निर्णय किसके पास है? वो किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून बनाने का कार्य संसद के पास है, लेकिन कानून का व्याख्या करना किसका अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ऐसा ही डायरेक्ट नहीं कह दिया, कोई याचिका डाला होगा। तो याचिका कौन डाले थे? एक था, जगह का नाम बेरूबारी वाद, ये आया 1960 में। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह इनकर एक गलती अब वहीं तक भोगत हैं, यह गलती कर लें। क्या कर लें? ये जो बेरूबारी देख रहे हैं ना, वो एक स्थान था। कहाँ स्थान था? पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था, यानी वर्तमान में हम कहें बांग्लादेश में, तो एक स्थान था। पहले कहाँ था? भारत के क्षेत्र में था। कहाँ था? भारत के क्षेत्र में था। अब बात भैल की जो बेरूबारी जगह है वो किसको सौंपना है? पाकिस्तान को। आज के दौर में कोनो चीज़ पाकिस्तान के दे देते हैं तो कितना बवाल मचत हो। अब वो बवाल मचा 1960 में। तुरंत जौन बा विपक्ष वहाँ याचिका दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई अभी तो आपने कहा था एकता और अखंडता बनाए रखना, और तुम भूभाग जो दे रहे हो पाकिस्तान को। तो साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया कि यह संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो उतस देगल आज भी आदमी कहला ना पंडित जवाहरलाल, सारा गलती किसका है? नहीं, उनका गलती नहीं है, बस बेचारू क्या करें, उन्होंने कौनो बात रहा हुई उस समय हैं। और एक केस आता है, सुन लीजिए, दो ही केस है इसमें प्रस्तावना संबंधित। एक आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आता है। इसमें क्या होता है, अब तक का देश आज़ाद हुआ, अब तक का 70-75 साल का जो हम आज़ादी उत्सव मना रहे हैं, उसमें का सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच। एक साथ जब जज बैठते हैं तो बहुत बड़ी बैठक होती है, हिस्ट्री बनती है। तो 13 जजों की बेंच बैठी थी इसके लिए कि ये बताओ कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, इसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो फैसला क्या आता है, 13 जजों की बेंच है और उसमें 6 और 7 के फैसले आए हैं। कितना लड़ाई कठिन रहा होगा। जिसे आज भी देखा था जो राम मंदिर मुद्दा पे आया फैसला ने, कितना एक ही व्यक्ति का अंतर था, जजों का अंतर का था, एक ही था। ऐसे ही 13 जजों की बेंच में अब तक का 13 जज एक साथ बैठे हैं कि पहले ही बताओ कि प्रस्तावना भाग है कि नहीं है। तो 13 जजों में 6-7 से फैसला आया कि नहीं, यह भी अब देखो बदल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला बदलता है। अब 73 आते आते बदल दिया फैसला, उसने बोला कि नहीं, ये महत्वपूर्ण भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है।
इसको भी महत्वपूर्ण भाग माना गया है कि ये महत्व कब माना गया? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल वाले जाना ले पढ़े लिखे में तेज चर्रा खोल लें, तुरंत जवन बाप कहें जज साहब तो समझ के वैसे ही जब मन करी तब कौन उठा के दे देबे। प्रस्तावना में कहबे कि उतना भाग है ही नहीं, कहो एकता अखंडता भी टूट जाएगा। और 73 में जवन बा फैसला आ गया कि महत्वपूर्ण भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा जो इसमें निहित शब्द हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रस्ताव को क्या कर दिया जाए, संशोधन करने का अधिकार दिया जाए तो आप उसमें से कोई अच्छा सा शब्द हटा दें कि ये समय जौन बाबाओं का दौर चला है तो उसमें से पंथ निरपेक्षता हटा दें कि अब हटाओ, वो हट गया संशोधन। मोदी जी हैं गद्दी पे, बहुमत की पार्टी, हटा दो पंथ निरपेक्षता। मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और वहाँ थोड़ा सा अगर कर ले, हटा लें पंथ निरपेक्षता तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वाह होगा। लेकिन वहाँ हटाएंगे तो उसका मूलभूत ढांचा का हो जाएगा, डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई शब्द हटाना नहीं है, जो शब्द हैं वो रहना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये फैसला लिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बात लिख दी है। ठीक है, तो अब ये बात होती है कि जब भाग है तो क्या उसमें संशोधन हुआ? इसमें संशोधन हुआ तो अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब बार? एक बार। कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ज़्यादा संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और सरकार किनकी थी? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 13 जजों का बेंच ने साफ शब्दों में कही दिया था कि भाग है लेकिन मूलभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो उसमें कुछ हटाया नहीं गया, बल्कि 3 ठे नए शब्द और जोड़ गए। वो शब्द पूछे जाते हैं समाजवादी, पहले का था संप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र गणराज्य, 2 चीज थे ही नहीं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं वो बाद में जोड़े गए। तो प्रश्न बनता है इनमें कौन प्रस्तावना में नए शब्द हैं? तो आपको याद होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, और यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? ये था हमारे पास प्रस्तावना संबंधित प्रश्न। और प्रश्न ये बनेंगे कि क्या ये वाद योग्य है, क्या इस पर बहस हो सकती है, क्या न्यायोचित है, क्या गैर न्यायोचित है, इस पे बहस हो सकती है। तो का है का नहीं है, इस पे चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। ठीक है, और यहाँ से का प्रश्न बनेगा कि पूरा जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो अगर आप सब लोग पढ़े हैं, चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि पूरे प्रस्तावना में भारत कितने बार आया है? हैं? पूरे प्रस्तावना में भारत कितनी बार आया है? 1 बार नहीं, 2 बार। हम भारत के लोग भारत को 2 ही बार आया है। तो आपसे कभी आजकल देखो ट्रेंडिंग क्वेश्चन अजीब से पूछे जाते हैं, भारत शब्द कितनी बार प्रस्तावना में आया? 2। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये था प्रस्तावना, पूरा प्रस्तावना का डिटेल भी बता दिए, उससे संबंधित फैक्ट भी बता दिए। अब तो हर एक भी क्वेश्चन प्रस्तावना से बाहर जाए तो पूछो। ठीक है, यहीं तक।